नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए युवा कथाकार शर्मिला जालान की लिखी हुई कहानी माँ का प्रेम। शर्मिला जालान जी के कहानी संग्रह साख, जो अभी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, से ये कहानी ली है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसे सबसे ज़्यादा किसी से लगाव था तो माँ से था। वो किसी के बिना नहीं रह सकती थी तो वो माँ थी। उसे सबसे ज़्यादा किसी से पीड़ा थी तो माँ से थी। उसे किसी के लिए कुछ कहना था तो माँ के लिए। माँ को लेकर उसके मन में जो था वो क्या था? माँ उसके लिए ऐसी कहानी थी जिसे ना तो वो कह पाती थी और ना ही वो अपने अंदर रख पाती थी। उसने माँ को तब से देखा था जब वो छोटी थी। माँ सालों लखीकांतपुर ग्राम से 3:30 बजे मुँह अंधेरे उठकर सियालदह स्टेशन पर उतरकर कलकत्ता आया जाया करती थी। हाजरा मोड़ पर माँ की मौसी फल की दुकान सजाती थी और पास की बस्ती में उसका घर था। माँ उसे लेकर मौसी के पास जाती, अपना सामान रखती, थोड़ी देर ठहरती और फिर आसपास के कुछ अग्रवाल टेकरीवाल गर्ग घरों में चौका बर्तन करती और कपड़ा धोती। मौसी ने ही माँ को काम पर रखवाया था। पहले एक चटर्जी बाबू के घर में काम दिलवाया, पर माँ वो घर छोड़ धीरे धीरे कुछ अग्रवाल घरों में काम करने लगी। उनके यहाँ काम तो ज़्यादा होता पर पैसे भी अच्छे मिलते थे। एक ऑफिस में झाड़ू पोछा भी माँ लगाती थी। इस तरह पूरे दिन काम करने के बाद उसे लेकर शाम लखीकांतपुर लौट आती। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, कोलकाता में बांग्ला माध्यम के खैराती स्कूल में एक भाभी के कहने पर उसे पढ़ाने लगी। माँ को मौसी का बहुत सहारा था। कभी 1-2 दिन वहाँ ठहर भी जाती थी। जब 1-2 दिन रुकती तब माँ पीहू को मौसी के यहाँ छोड़कर खुद कहीं और रुकती थी। माँ जो भी कमाती उसमें से 3 भाग का 1 भाग पीहू पर खर्च कर देती। धीरे धीरे कुछ सालों में माँ की पहचान पटेल, भट्ट, नथानी व केजरीवाल घरों में हो गई। उसे पुराने कपड़े और चादरें मिलने लगीं। किसी घर में सुबह की चाय मिल जाती तो किसी घर में 2 रोटी। किसी के घर में नई बहू आती तो उसका कमरा और अच्छी तरह चमकाती और अलग से बख्शीश लेती। बहू से पुराने कपड़े मांगती जिससे पीहू पहन सके। पीहू उन कपड़ों में खूब जचती। माँ में इतना आत्मविश्वास आ गया कि वो कम वेतन और छुट्टी को लेकर काम छोड़ने और नया घर पकड़ने लगी थी। वो जब और बड़ी हो गई उसे एक मैडम के पास ट्यूशन करने भेजने लगी। माँ ने कह रखा था कि वो पैदल ना जाए, ऑटो से आया जाया करे, सो वो ट्यूशन करने ऑटो से ही आती जाती थी। कक्षा 10 में उसने सक्सेना मैडम के यहाँ जाना शुरू किया था। मैडम गरचा रोड में रहती थी। वो इलाका मध्य उच्च मध्यवित्त लोगों का था। वे लोग जिनके अपने फ्लैट थे और मोटर भी। मैडम भी फ्लैट में रहती थी और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी। माँ ने मैडम से बात की थी कि वे पीहू को अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ा दें, बदले में वो उनका चौका बर्तन कर दिया करेगी। पीहू जल्दी जल्दी मौसी की गली से निकलकर ऑटो से मैडम के यहाँ जाती थी। सामने अक्सर बड़ा सा डल्ला लिए एक अमरूद वाला बैठा दिख जाता। वो अमरूद को नज़र भर देखती। कई बार अमरूद सख्त होते, फिर भी खरीद लेती। सख्त अमरूद मुंह में कभी भुरभुरे कागज़ की तरह तो कभी घास की तरह लगते थे। कभी कभी उन सख्त अमरूदों के बीच कोई नरम सा अमरूद दिखाई पड़ता तो लपक कर उसे उठाती और अमरूद वाले से कहती, भैया इसे काट देना, नमक मत लगाना और कितने हुए बताना। वो अमरूद लेकर ऑटो में बैठ जाती। हाजरा मोड़ से मैडम के यहाँ जाने तक जितना समय मिलता उसमें यदि मध्य आकार का अमरूद हुआ तो पूरा खाया जाता, यदि बड़ा हुआ तो आधा रह जाता। कभी जब अमरूद बहुत मीठा और नरम होता तब उसकी ऑटो यात्रा अच्छी हो जाती। रास्ता अमरूद खाते हुए कट जाता। अमरूद एक ऐसी चीज़ है जो अगर ना ज़्यादा सख्त हो, ना बेस्वाद, ना ज़्यादा नरम गलासा, ना बहुत ज़्यादा मीठा तो अच्छा लगता है। सोचती इसी तरह जीवन में भी हर चीज़ का अनुपात यदि ठीक रहे तो जीवन गुनगुनी धूप की तरह लगे, नहीं तो जीवन भी भुरभुरा कागज़ है। इस तरह की उपमा उसे ऑटो में सूझती, क्योंकि ऑटो वाला रेडियो चलाकर रखता और उसमें बजते पुराने हिंदी गाने सुनने से उसके अंदर कविता जन्म लेती और उस छोटी सी यात्रा में गाने सुनकर वो बांग्ला में तुकबंदी करने लगती। लॉ कॉलेज के पास उतरकर सामने का रास्ता जो गरचा की तरफ जाता, वहाँ से वो पैदल आगे बढ़ती थी।
उस इलाके में 10 तल्ले के मकान थे और लोग फ्लैट्स में रहा करते थे, पर गंदगी तो बस्ती इलाके जैसी दिखाई देती थी। सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा होता था। कभी कभी न जाने कैसे मकान के पहले रास्ते में कई मरे हुए चूहे कदम कदम पर मिलते थे। बदबू से उसका जी घबरा जाता। बहुत सारे कौवे चूहों को नोचते दिखाई पड़ते। वो किसी तरह से अपने को बचाते हुए दुपट्टे से नाक को ढकते हुए उनके घर पहुंचती। वहां पहुंचने के बाद उनका पुत्र सामने बैठा हुआ दिखता। मैडम के पति कुछ दिनों पहले गुजर गए थे। मैडम के पति ने वकालत की पढ़ाई की थी और खपती थे। वे जब तक लोगों के ऊपर केस ठोक देते थे। कुछ महीने पहले ही बिल्डिंग के संगठन से कार पार्किंग को लेकर उन्होंने फसाद किया था। उनके पिता की बहुत संपत्ति थी जिसका बंटवारा 4 भाइयों में होना था। उस संपत्ति को लेकर उनका अपने 3 भाइयों से झगड़ा था। भाइयों के परिवार से बातचीत बंद थी। आना जाना व्यवहार सब कुछ बंद था। उनकी मृत्यु पर परिवार के लोग उठावने में बहुत देर से आए। महीने भर में ही उसे मैडम के घर के हालात कुछ माँ बेटे की बातों मनमुटावों से समझ में आ गया। मैडम से पढ़कर जब वो मौसी के एक कमरे वाले घर में लौटती, माँ सभी घरों और ऑफिस का काम सल्टा कर घर में मिलती। माँ के साथ उन दिनों कोई होता। माँ उस व्यक्ति को अक्सर घर ले आती, चाय और पैकेट से निकालकर सूखी पाव रोटी खाने के लिए देती। उससे जब बातें करती तब पसीने से चिपके सर के बाल और आंखों के नीचे के काले उदास घेरे के बाद भी वो सुंदर और चिंता रहित लगती। वो कभी माँ के गले में बाहें भी डाल देता। वो बाबा नहीं थे। बाबा कभी भी बाहें डालकर नहीं बैठते थे। वे तो हाथ उठाते थे मारने के लिए। वे रिक्शा चलाते और जो कमाते माल अर्थात दारू पीने में उड़ा देते थे। माँ जब थक हार कर रात लखीकांतपुर लौटती, बाबा घर में पड़े मिलते। माँ से रोज़ पैसे मांगते और मारपीट करते। माँ मासी को अक्सर कहती, रात दिन का काम किसी अग्रवाल घर में दिला दो ताकि घर ना लौटना पड़े। पर पीयू कहाँ रहेगी, ये सोचकर बंधा काम न कर छुट्टा काम ही करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, पर उसके अंदर की वो लड़की बड़ी नहीं हुई जिसने माँ को उस व्यक्ति के साथ अंतरंग क्षणों में देखा था। उस पल को अपने अंदर सुरक्षित रखती गई। उसने कोशिश नहीं की उस देखने से मुक्त होने की। वो दृश्य उसके मांस मज्जा में रक्त की तरह प्रभावित रहा। माँ छुट्टी के दिनों में कोलकाता नहीं आती। घर के बर्तन धोती, खिड़की के पास धूप में अचार सुखाती, सूखे कपड़े उतार कर समेटती, शाम को कमरा बुहार कर बिस्तर लगाती। उसने और भी कई तरह से माँ को देखा था, पर यह सब करते हुए माँ को देखना उसके अंदर बसा नहीं। उसके अंदर जो बसा उसके बारे में माँ नहीं जानती। माँ को नहीं मालूम कि उसने उसे उस व्यक्ति के साथ देखा है। उसे माँ के उस क्षण से घृणा थी। धीरे धीरे वो पढ़ने के बाद घर नहीं जाती थी। अपने मित्र हारू के साथ हाजरा पार्क के एक बंजर कोने में, जहाँ किसी की नज़र उन पर नहीं पड़े, बैठकर झाल मूढ़ी खाती। वैसे भी वो कोई पार्क जैसा नहीं था, उजाड़ और बेकार था। उसने अपने बड़े होने की आंखों से माँ को नहीं देखा। उसके बड़े होने की आंखें क्या और कैसी थीं? वो जैसे जैसे युवा होती गई, उसके अंदर के लगाव, उसके अंदर की नदी, उसके अंदर के बेल वृक्ष लताएं, उसके अंदर की चिड़िया, सब हारू तक जाकर रुक जाती थी। उसने अपने को कैद कर लिया था हारू में। हारू ने उसके मन को समझा था। हारू उसके मन के जंगल में उसे जंगली नालों से बचाता सहलाता हुआ, उसके मैले पाँवों को कल कल बहती नदी से धोता हुआ, उसकी वेणी में चांद सजाता हुआ उसे संभाल रहा था। उसकी दुनिया जिसमें पिता होकर भी नहीं थे, उस दुनिया में खड़े होने के लायक बन रहा था जहाँ उसे जीना था। उसने माँ को कभी भी हारू के बारे में नहीं बताया। उसके मन में माँ को देखने की ऐसी नज़र थी जिसे अच्छी नज़र नहीं कह सकते। ऐसा क्यों था ये वो नहीं जानती थी। वो उस उम्र में ये भी नहीं जानती थी कि माँ ने ऐसा क्या किया जो माँ के प्रति उसका मन साफ नहीं होता। वो एक आदर्शवादी माँ चाहती रही थी। एक आदर्शवादी माँ के पद से च्युत माँ को पाकर उसका मन वैसा मन नहीं रहा जिसके पास आदर्शवादी माँ होती है। क्या आदर्शवादी माँ जैसी कोई बात होती है? एक दौर में उसका मन हुआ वो अपनी हर सहेली की माँ के पास जाए और उनकी माँ को देखे। क्या वे सहेलियाँ वैसे अनुभव से कभी गुजरी हैं? वो माँ के पास बैठे व्यक्ति को भूल नहीं पाती थी। उसने अपनी खास सखी आरती को कह दिया था, कभी माँ को लेकर बात नहीं करना। उसने जो देखा था उसे वो कभी दुनिया को नहीं दिखाएगी। वो न जाने कैसे पीड़ा में रहती।
अपने इस दुख से निकलने के लिए वो हारू से रुआसे स्वर में कहती, वो क्यों नहीं अपनी पत्नी को तलाक देता है, वो क्यों नहीं कर लेता उससे विवाह। वो जहाँ भी जाती यदि थोड़ी देर ज़्यादा बैठ जाती तो लोग कहते, शादी नहीं हुई है ना, समय ही समय है। माँ इतना क्यों पढ़ा रही है, क्या बाबा लड़का नहीं देख रहे, तुम्हारी उम्र में तो हमारे 1-2 बच्चे हो गए थे, तुम्हारे माँ को तुम्हारे लिए लड़का देखना चाहिए। क्या बवाल है शादी भी, वो अपनी मर्जी से अपने मन से थोड़ी देर ज़्यादा नहीं बैठ सकती थी। वो पटुआ पाड़ा में मौसी के साथ जाकर उनके एक रिश्तेदार से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने लगी। एक कलाकार सीनियर आर्टिस्ट शहर में आए थे, वहाँ देर शाम तक टिकी रहती। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने किसी से कहा, इसके बाबा को इसके लिए लड़का देखना चाहिए। ये सब सुनते सुनते पीयू परेशान हो गई। उसने हारू को तरह तरह से समझाया। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, वो अपनी माँ के साथ सुभाष ग्राम में थी और चाय बिस्कुट की दुकान लगाती थी। हारू एक साइकिल की दुकान में ग्राहकों को साइकिल दिखाने और बेचने का काम करता था। वो साइकिल की मरम्मत करना भी जानता था। एक दिन हारू ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी माँ डुप्लीकेट है। पीयू ने हारू का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसे वो बदला हुआ दिखाई दिया। वो गुस्से और पीड़ा में कांपते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोला, तुम्हारी माँ किसी के साथ रहती है, रमेश दास, जो ऑफिस में चाय पिलाता है। पीयू चौंकी। उसका मन हुआ वो हारू को मार डाले। माँ के लिए क्या कुछ बोल रहा है। हारू ने कहा, मैं क्या जानता नहीं, लकी कानपुर की जितनी भी औरतें यहाँ काम करने आती हैं उनके पति घर पर उन्हें मारते हैं। वे सभी कलकत्ते में भाड़े पर घर लेकर किसी के साथ रहती हैं। पीयू को यह सुनकर ऐसा लगा मानो उसके शरीर से किसी ने पूरा रक्त निकाल दिया हो। वो मूर्छित होने लगी और उसने ज़ोर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, माँ अपनी मौसी के साथ रहती है, तुम मेरे सामने से चले जाओ, माँ के लिए ऐसी बातें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। हारू ने कहा, मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं, तुम चाहती नहीं कि मैं यहाँ बैठूँ तो लो मैं जाता हूँ। वो वहीं पर बैठी की बैठी रह गई। उसके मन में माँ के लिए चोर था, लेकिन हारू को उसने कभी भी नहीं बताया था। और ये झूठ था कि माँ कलकत्ते में किसी के साथ रहती थी। वो दिन रात माँ के साथ रहती और रोज़ घर लौटती थी। माँ कभी भी रात में अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं रुकी। पर वो ये भी जानती थी कि जब वो छोटी थी माँ मौसी के घर नहीं रहती थी। पर वो बहुत पुरानी बात है, उस बात को ज़माना बीत गया। बाबा अच्छे इंसान नहीं हैं, जालिम और जल्लाद हैं। ये सब क्या हारू नहीं जानता। वो क्या ये कहना चाहता है कि पीयू भी डुप्लीकेट है, तभी तो वो एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ घूम रही है। हारू विवाहित है और उसके मुंह से माँ के लिए ऐसी बात सुनकर उसका मन हुआ वो मर जाए। हारू के साथ प्रेम का रास्ता पीयू का नहीं था, उसे उस रास्ते पर चलना नहीं था। पर न जाने ऐसा कैसे हुआ, उन दोनों वो उस रास्ते पर चल पड़ी और ऑटो में मिले हारू से दिल लगा बैठी। उसके शब्दों में वो भी डुप्लीकेट था। उसने देखा था माँ ने उसे एक एक पैसे बचाकर कैसे पढ़ाया और संभाला था। बाबा जो कभी भी घर पर नहीं रहते थे और जब आते माँ और वो दोनों उनके गुस्से से थर्रा जाती थी। ऐसे पिता के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हुए अपनी गृहस्थी निभाते हुए माँ कैसे रही। बाबा की बहनें भी कोई कम नहीं थीं, न बाबा के भाई कम थे। वे अपने सभी भाई बहनों के साथ एक ऐसा समूह थे जिसने सिवा कलेश के माँ और पीयू को कुछ नहीं दिया। माँ अपनी जिम्मेवारियों के साथ खड़ी थी पर मन से अकेली थी। वो पीयू जो हारू के साथ थी उस दिन के वाक़ये के बाद उससे अलग हो गई। ये देखने में आया कि हारू कुछ समय बाद अपनी पत्नी से भी अलग हो गया और न जाने कहाँ गुम हो गया। हारू का आना और हारू का चले जाना दोनों ने उसे वयस्क बना दिया। ये वयस्कता उसे दूसरों के जीवन को देखने की आंखें तो देती थी, पर माँ को बचपन में जैसा देखा था वे आंखें वैसी ही रहीं। अब वो एक पुरानी कहानी जैसी दिखाई पड़ती। उस पुरानी कहानी में कई कहानी थी। उसकी चाल देखकर ऐसा लगता था कि अपने दोनों पाँव घसीट कर चल रही है। अब वो बंगला की शिक्षिका थी और बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। उसके चलने बोलने हंसने में युवा उम्र सी कोई बात नहीं रही थी। उसके पास एक गठरी थी, उसमें डूबे हुए एहसास थे। हारू के साथ बिताए पुराने दिनों की गठरी उसे वो गंगा में बहा आई थी। उसने अपने कोनों, द्वीपों, गोलाइयों, गलियों में छुपे हुए जीवन को खोज निकाल कर गठरी बनाई और उस गठरी को हटा दिया अपने जीवन से। वो गठरी उन सबसे भारी हुई थी जो सच नहीं था पर जो झूठ भी नहीं था। उसमें जो भी था वो उन दिनों का सच था जिसे वो आज सच नहीं मान रही थी।
उस गठरी में उसके संग साथ के दिन थे, राग रंग थे, जिसने उसके जीवन को अपार बेचैनी से भरा था, जिसने उसके जीवन को वर्तमान में नहीं किसी और लोक में जीने के लिए छोड़ दिया था, जिसने उसके जीवन को सामने घटी चीज़ों से दूर कर दिया था। वो उस जीवन में उलझ सी गई थी। उन दिनों उसे ये लग रहा था वो किसी रोशनी में कैद हो गई है, उससे वो दूर होना चाहती है। वो अंधेरे में कुछ हर्फ लिख रही थी, अंधेरा ही अंधेरा था। उसका मन हुआ वो गंगा में डूब जाए, कहीं गहरे चली जाए और छुप जाए। सब झूठ था। वो धीरे धीरे उन सभी एहसासों से दूर होना चाहती थी और दूर हो गई थी। लेक कालीबाड़ी के सामने जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उसमें वो कक्षा 5 की एक बच्ची को 3rd लैंग्वेज बांग्ला का ट्यूशन देती थी। ट्यूशन देकर जब निकलती, माँ काली की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती। शनिवार के दिन काली मंदिर के सामने भक्तों का सैलाब उमड़ता। वो उचक कर माँ की मूर्ति को आंखें भरकर देखती। गहरे नीले रंग की साड़ी में माँ का दिप दिप करता रूप अलौकिक और अद्वितीय मालूम पड़ता। वो माँ से प्रार्थना करती, माँ मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, मुझे कोई डुप्लीकेट ना कहे, मेरा मान रखना। ये डुप्लीकेट शब्द उसके अंदर कांटे की तरह चुभ गया था। ये सब सोचते हुए भारी मन से वो अपनी मौसी के पास बस्ती में लौट जाती। बाबा मर गए थे। माँ लखीकानपुर में ही रहती थी। वो माँ के पास लखीकानपुर जाना नहीं चाहती थी। माँ की मौसी 80 साल की हो गई थी और उनका कोई नहीं था। पीयू मौसी के यहाँ ही रहती थी और उस घर का किराया, एक पंखा और टीवी का, बिजली का बिल अब वो ही चुकाती थी। मौसी की दवा का खर्च भी देती थी। इस बीच उसके 1-2 प्रेम और हुए। हाजरा मोड़ पर मोबाइल और स्टेशनरी की दुकान लगाने वाला विनोद शाह उससे शादी करना चाहता था। उसने कहा वो उसे अच्छी तरह रखेगा। 1-2 साल उसके साथ घूमने के बाद वो उससे अलग हो गई। वो किसी से भी शादी करने से झिझकती, आगे नहीं बढ़ पाती। बाबा याद आते। आज भी लखीकानपुर से झी का दल कोलकाता महानगर में आता है, सैलाब उतरता है और उच्च मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय इलाकों में काम करके दोपहर 1-2 बजे तक लौट जाता है। पीयू की माँ के बाद 2 नई पीढ़ी आ गई हैं। आजकल नई घरेलू काम करने वालियाँ मध्यम वर्गीय इलाके में काम करते करते उन्हीं के जैसे कायदे अपनाने लगी हैं। वे गड़िया हाट से खरीदे हुए नई फैशन के कपड़े पहनती हैं। हाथ में स्मार्टफोन होता है और कान में हेडफोन, जिससे वे अक्सर बात करती हुई दिखाई देती हैं। वे पायल भी पहनती और गले में एक चेन भी और इत्र भी लगाती हैं। आजकल की काम करने वाली को झी नहीं कहा जा सकता। वे घरेलू हेल्पर हैं। उनके चाल ढाल भले ही नए ढंग के हो गए हों, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि उनके बेरोजगार पति उनसे रोज़ पैसे मांगते हैं और नहीं देने पर हाथापाई करते हैं, दारू पीकर मारते हैं। कुछ औरतों के पति रिक्शा चलाते हैं, कोई कुम्हार है तो कोई दूसरे शहर में बसता है। सब कुछ ना कुछ कमाते हैं, फिर भी ये मर्द अपनी औरतों पर आए दिन हाथ छोड़ते हैं। बालीगंज, सर्कुलर रोड, हाजरा रोड, गरचा रोड, शरद बोस रोड में काम करने वाली ये नई पीढ़ी की औरतें डुप्लीकेट नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे शर्मिला जालान जी की लिखी हुई एक कहानी, माँ का प्रेम। घरेलू हेल्पर के रूप में काम करने वाली गरीब महिलाओं के जीवन का चित्रण इसमें आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।